हम जिन अधिकारों को आज इतना ट्रिवियल, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनका एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो नाटकीय इतिहास है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि कई महाद्वीपों और सदियों में फैली हुई है। संघर्ष, क्रांति और एक बेहतर भविष्य की कभी न खत्म होने वाली उम्मीद से भरी हुई कहानी। तो सवाल ये उठता है कि हमारे सबसे बुनियादी अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स आखिर आए कहाँ से? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, किसी संसद या अदालत से नहीं मिलता, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक जालिम राजा और उसके खिलाफ हुए एक बड़े विद्रोह से। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है साल 1215 के इंग्लैंड से, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही बुरे राजा ने, मजे की बात देखिए, अनजाने में ही आज़ादी के बीज बो दिए थे। तो ये बात है 1215 के इंग्लैंड की। यहाँ एक राजा था, किंग जॉन, और सच कहें तो वो एक बहुत ही बुरा राजा था। उसकी जो नीतियां थीं वो इतनी दमनकारी थीं कि पूरी प्रजा में हर तरफ भारी असंतोष फैला हुआ था। अब देखिए, किंग जॉन के जुल्म भी कोई एक तरह के नहीं थे। वो अपने मनमाने युद्ध लड़ने के लिए मंत्रियों और जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा देता था, किसी की भी संपत्ति जब चाहे जब्त कर लेता था, और सबसे बुरा, लोगों को बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के बस उठाकर जेल में डाल देता था। और जेल में तो उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था। बस यही वो चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग को हवा दे दी। तो इन सब अत्याचारों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक क्रांतिकारी दस्तावेज जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। सोचिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि किसी राजा को, किसी शासक को लिखित में जनता के अधिकारों को मानने के लिए मजबूर किया गया हो। और इस दस्तावेज ने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जो आज भी दुनिया भर के लोकतंत्र की नींव हैं। जैसे कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजा भी नहीं, हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। यही वो विचार थे जो आगे चलकर दुनिया भर के संविधानों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। चलिए अब कहानी में 500 साल आगे चलते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, अधिकारों का यही आइडिया अब अटलांटिक महासागर पार करके पहुंचता है अमेरिका, और वहां इसने एक बिल्कुल नया रूप लिया। तो देखिए, अमेरिका 1776 में आज़ाद तो हो गया, 1789 में उन्होंने अपना संविधान भी बना लिया, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। आम नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का कोई जिक्र नहीं था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जेम्स मैडिसन सामने आए और उन्होंने मैग्ना कार्टा से प्रेरणा लेकर 10 संशोधन पेश किए, जिन्हें आज हम सब बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। यहाँ की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अपने बुनियादी अधिकारों के लिए एक बहुत लंबा और बहुत ही मुश्किल संघर्ष चला। भारत की आज़ादी और अधिकारों की ये जो यात्रा है, इसमें कई अहम पड़ाव आए। 1895 का स्वराज बिल, फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा और 1931 का कराची रेजोल्यूशन। हर एक कदम ने हमारे अधिकारों को आकार देने में और उनकी मांग को बुलंद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इसकी शुरुआत होती है 1895 के स्वराज बिल से। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रेरित था, और ये भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग उठाने की पहली बड़ी कोशिश थी। सोचिए, उस समय भी बोलने की आज़ादी और निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार जैसी मांगें रखी जा रही थीं। अब हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार का रवैया बहुत ही अपमानजनक था। उनका मानना था कि भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते, कि उनमें ये काबिलियत ही नहीं है। और इसी सोच के साथ उन्होंने साइमन कमीशन बनाया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बस यही वो चुनौती थी जिसने भारतीय नेताओं को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अच्छा, अब हम अपना संविधान खुद बनाकर दिखाएंगे। और इस चुनौती का जवाब बनकर आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये भारत का अपना संविधान बनाने की पहली बहुत ही सीरियस कोशिश थी। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई और साथ ही डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, और बस यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य पूरी तरह बदल गया। अब डोमिनियन स्टेटस जैसी आधी अधूरी बात नहीं चाहिए थी। अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी और मुकम्मल आज़ादी, और इसकी घोषणा हुई 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद आया 1931 का कराची रेजोल्यूशन, जिसने इस लक्ष्य को और भी ज्यादा साफ कर दिया। इसमें कहा गया कि स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है,
इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है, और यहीं से हमारे भविष्य के मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों दोनों की नींव पड़ी। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वो दौर जहां अधिकारों की ये लंबी मांग अब हकीकत बनने वाली थी। ये समय था संविधान सभा के गठन का और भारत का संविधान तैयार करने के उस विशाल काम का। लेकिन हाँ, संविधान सभा तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था। पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने पहली बार ये माना कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने सत्ता को ट्रांसफर करने का एक प्लान बनाया, और इन्हीं सब के चलते आखिरकार हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस बेहिसाब मेहनत, उन हजारों घंटों की बहस और उस जबरदस्त समर्पण को दिखाता है जो भारत के संविधान को बनाने में लगा। ये सच में कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अब जब संविधान बन रहा था, तो उसे बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल था। सवाल ये कि एक ऐसे देश में अधिकार कैसे दिए जाएं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इतनी चुनौतियों से जूझ रहा हो। उन्हें एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक समाधान खोजना था। सोचकर देखिए, हमारे संविधान निर्माता कितनी बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ आज़ादी के बड़े बड़े वादे थे, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का दर्द, भयंकर गरीबी और अशिक्षा जैसी ज़मीनी हकीकतें थीं। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक नया आज़ाद हुआ देश जिसके पास इतने कम संसाधन हैं, वो एक साथ सभी अधिकारों की गारंटी नहीं दे सकता। तो इसका एक बहुत ही अनोखा और समझदारी भरा हल निकाला गया। अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा, संविधान का पार्ट 3, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो तुरंत लागू हो गए और जिन्हें लागू करवाने के लिए हम अदालतों में जा सकते हैं। और दूसरा हिस्सा, पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी नीति निदेशक सिद्धांत। ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं जो सरकार के लिए भविष्य के लक्ष्य हैं। ये एक तरह के दिशा निर्देश हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। और संविधान के इसी पार्ट 3 में, जिसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 6 बड़े मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। तो एक जालिम राजा के फरमान से शुरू होके एक पूरे राष्ट्र के वादे तक की इस लंबी और शानदार यात्रा के बाद आखिर में एक सवाल बचता है। सवाल ये कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इतनी मेहनत से हासिल किए गए ये अधिकार आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें, क्योंकि ये विरासत आज हम सब की नागरिकता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है।